हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे। मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए मेनली जो कुछ भी इसमें वर्क है वो मैक्सवेल्स का है। तो मैक्सवेल्स की हाइपोथेसिस जो थी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया गया है जिसका नॉर्थ पोल और दूसरा ये साउथ पोल है। और इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से, एक इस सेल से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को कनेक्ट कर दिया है। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट्स हमारे पास है उन्हीं से उन्होंने रिजल्ट निकाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशन है, वो पहला इक्वेशन सीधा सीधा गॉस थ्योरम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। दूसरा क्या है? गॉस थ्योरम है मैग्नेटिक फील्ड पर। तीसरा क्या है? फैराडेज लॉ है। और चौथा जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ है। सारे रिजल्ट्स आप पहले से जान रहे थे। देखिए इसमें ये क्या किए कि इन्होंने कहा कि अगर कोई एक सर्कुलर वायर लूप के फॉर्म में इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया जाए, तो जैसे जैसे इसमें करंट इंक्रीज करेगी, यहां पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगी। तो इस लूप से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो है चेंज होंगी जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा। तो जो मैग्नेटिक लाइन चेंज हो रही हैं, तो फ्रॉम फैराडेज लॉ मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल ने किया, जो कि रिजल्ट सब पहले से थे। तो इसमें इन्होंने फ्रॉम फैराडेज लॉ क्या आप जानते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई माइनस डेल्टा फाई बाई क्या होगा? डेल्टा टी। यहां पर फाई बी सबस्क्रिप्ट में भी लिख देते हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात होगी साथ साथ। तो ये माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये आप पहले से जान रहे हैं। फिर से मैं एक बार कहता हूं, जैसे ही की ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगी, चेंज होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो आपका लूप है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वे चेंज होंगी, यानी इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ये। दूसरा एक रिजल्ट हम लोग पहले से जानते हैं, क्या? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? V इक्वल टू E अपॉन L। E यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। आप जानते हैं चूंकि क्लोज्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह हम EMF यूज कर सकते हैं। क्या? E और L यहाँ पे कितना होगा? जो इसकी लेंथ है 2 पाई r, क्लोज सर्किट में है इसलिए EMF। तो आप यहाँ EMF को E इक्वल टू V बाई L होता है, तो यहां पर E की जगह E ही रखेंगे और ये क्या होगा? EMF। तो इससे जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो E इंटू 2 पाई R आ जाएगा। जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो E इंटू क्या आ जाएगा? 2 पाई R। तो इसमें E इंटू 2 पाई R, दिस विल बी माइनस डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T।
अब ये E इंटू 2πr क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2πr इसकी लूप की सरकमफ्रेंस है, तो हम इसे लिख सकते हैं E स्केलर प्रोडक्ट dl, जैसे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, तो इससे ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये एक रिजल्ट इन्होंने ये निकाला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए लूप थ्रू ए क्लोज्ड वायर प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट will be nothing but rate of change of magnetic flux, जैसा कि मैग्नेटिक लाइन वहां पर चेंज हो गई। और इस रिजल्ट को इन्होंने एक चीज और इसमें किया कि जिस तरह से यहां पर पोल पीसेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है, ऐसे ही अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यही लूप रख दें तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस चेंज होंगी, और इलेक्ट्रिक लाइंस के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहां इन्होंने क्या दिखाया कि ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या जैसे जैसे आप करंट इसमें इंक्रीज करेगी तो इन बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ द मैग्नेट देयर इज ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही रिजल्ट है इसका। यहां पर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ईएमएफ है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इससे इन्होंने ये रिजल्ट निकाला, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस या प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। या ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड induces time varying magnetic field induces an electric field। ये इनका रिजल्ट रहा, ये एक्सपेरिमेंट रहा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ फैराडेज लॉ से आप पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा अगर हम, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख ले रहे हैं, पास करके देख सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इसके प्लेस पे इन्होंने कैपेसिटर की प्लेट, इन्होंने इसके प्लेस पे कैपेसिटर की प्लेट्स ले ली, और कैपेसिटर की जो प्लेट है इस तरह से, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट था, यहां पर ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो इसमें भी जैसे हम इसे ऑन करेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो as soon as the key is closed, the इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो ऑन इंक्रीजिंग बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि चार्ज जो है एक्यूमुलेट होना, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव शुरू होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। जैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, तो इन बिटवीन द प्लेट्स आप देख सकते हैं क्या होंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। ये हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पर भी अगर हम ये लूप, जैसा कि पिछली बार ये लूप लिए थे, लूप ले लें, तो इस लूप से जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इनका रिजल्ट अब ये था कि जिस तरीके से वहां पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां क्या होगा? यहां पॉजिटिव नेगेटिव जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रही है, तो यहां टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर पहले से ही आप जान रहे थे, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स
फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स या आफ्टर परफॉर्मिंग experiments, Maxwell concluded, क्या कंक्लूड किया इन्होंने कि लाइन इंटीग्रल वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये इन्होंने रिजल्ट दिया एक्सपेरिमेंट से, और यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि जो ये टर्म है इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होना चाहिए इक्वेशन से, मेन चीज जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो करंट का होता है। और यही चीज आप एम्पियर सर्कुलर लॉ से जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path around a current carrying conductor is nothing but product of permeability and electric current passing through the conductor। कोई कंडक्टर है उससे करंट पास हो रही है, तो इसके अराउंड अगर कोई क्लोज्ड पाथ लें तो लाइन इंटीग्रल along this closed path will be nothing but म्यू नॉट इनटू आई। और इन्होंने रिजल्ट ये निकाला। तो अब सवाल ये हुआ, और इसका डायमेंशन भी करंट का है, ये चीज इन्होंने खुद प्रूव किया कि जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी है तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई क्या होगा, ई इंटू ए अपॉन क्या डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट ई को क्या आप लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ ई को लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। आप क्या हो गया, ई के प्लेस पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो डी क्यू बाई डी टी ऑन दिस इज इक्वल टू आई डी। सब स्क्रिप्ट में हमने डी इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर तो करंट है, यहां पर तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो आप एम्पियर सर्कुलर लॉ एक ऑब्वियस सी चीज है कि बी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस, क्योंकि यहां पर तो करंट जा रही है जो कनेक्टिंग वायर है। लेकिन यहां पर जो यहां तो कंडक्शन करंट है ही है, लेकिन इन बिटवीन द प्लेट्स कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो वी कैन जस्ट एज्यूम ए फिक्सिस करंट, हाइपोथेटिकल या एज्यूम कर सकते हैं करंट, और उसको नाम दिया गया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा, यहां पर इसको इन्होंने क्या लिखा, डी स्केलर प्रोडक्ट डी एल एंड दिस इज म्यू नॉट इंटू आई आई डी। तो इस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी को इन्होंने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि फिक्सिस करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, between the plates of the capacitor when it is being charged and charge is increasing with the time। तो यहां पर इन्होंने अब रिजल्ट क्या निकाला, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, और इसी से क्या है, modified फार्मूला ऑफ क्या, एम्पियर सर्कुलर लॉ, मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ क्या, एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। आई क्या है, कंडक्शन करंट है, और आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो दिस इज मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ क्या, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इससे इनको रिजल्ट क्या निकला,
जैसे वहां ये रिजल्ट निकला कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका इनका मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया वो इसका ये रिजल्ट रहा। हालांकि ये एम्पियर थर्ड लॉ पहले से ही था, बस थोड़ा सा ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद हम लिखते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ये है, क्या, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, गॉस थ्योरम। सरफेस इंटीग्रल, यहां पर क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी। तो ये तो इनका लॉ हो गया किसका, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द गॉस थ्योरम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसके बाद सेकेंड जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज जीरो, क्या होता है, और ये क्या है, दिस इज गॉस थ्योरम या गॉस लॉ ऑन मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई डॉट डी एल लिखा हुआ है, ये माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, क्या, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे क्या कहेंगे, फैराडेज लॉ। और उसके बाद फोर्थ जो है ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डी फाई ई अपॉन डी टी। और यहां पर क्या होगा, पूरा ही लिख देते हैं, डी फाई ई अपॉन डी टी जगह डिस्प्लेसमेंट करंट ही लिख देते हैं, म्यू नॉट आई प्लस आई डी, और इसे लिख देते हैं क्या, मॉडिफाइड फार्मूला ऑन या ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। दिस इज द मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ क्या, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद, इन रिजल्ट्स के बाद और मैक्सवेल्स की इक्वेशंस के बाद हम किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक जो हमने कंक्लूजन देखा कि ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
A time varying magnetic field can produce electric field. That is, a time varying magnetic field is source of electric field, and a time varying electric field can produce या can cause a magnetic field. तो वैसे वर्षा भी लिख सकते थे. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है. और ईएम वेव्स को हम इसी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं. ईएम वेव्स को हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर magnetic field vector vibrate at right angle to the direction of propagation of wave such that all the three क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव EM waves are mutually perpendicular to each other. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से हमने ये जेड एक्सिस दिखाया. तो हम यहां ये मान रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस and direction of propagation of magnetic field vector is along z axis. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखिएगा. यहां पर हम ये क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ले रहे हैं. ये ले रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो z एक्सिस के along ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखा रहे हैं. क्या ये जो कंपोनेंट हम दिखा रहे हैं क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. और ये दिखा रहे हैं इस पर नॉर्मल जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. जिससे ये ईएम वेव्स को हम इस तरीके से
डिनोट कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं द इक्वेशन क्या होगा, E विल बी इक्वल टू क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज लाइक दिस। एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए क्या होगा, बी नॉट, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। दोनों में क्या है, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वेयर ओमेगा विल बी नथिंग बट 2 पाई बाई टी एंड k will be nothing but 2 pi by lambda. So from 1 and 2 it is clear that there is no phase difference, no phase difference between these two waves. There is no phase difference between E and B. अब इसके बाद हम लोग रिलेशन करेंगे कि कितनी एनर्जी फ्लोट हो रही होगी when EM waves are produced in a medium. तो अब एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो कर लिखेंगे। एनर्जी एनर्जी प्रोपोगेटिंग या एनर्जी एसोसिएटेड, ऐसे लिख सकते हैं। एसोसिएटेड विद EM वेव्स। ये जो EM वेव्स हैं इससे एनर्जी क्या एसोसिएटेड होगी, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कैपेसिटर को अगर आप चार्ज कर दें तो एनर्जी जो है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी होती है किसी भी कैपेसिटर में, वो हम जान रहे हैं कि E इक्वल टू क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और इनटू A इंटू D, यानी ये वॉल्यूम होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर ले लें तो E अपान V हो जाएगा। यहां पर अगर एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर, क्या होगा, कोई भी अगर ये इंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसमें ये मैग्नेटिक लाइंस के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है B, वो क्या होती है 1/2 B स्क्वायर अपान म्यू नॉट A इंटू क्या, यहां पर भी D लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो जो एनर्जी एसोसिएटेड विद EM वेव्स है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद EM waves through A into delta x
वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी U जो होगी वो हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और प्लस क्या 1/2 B स्क्वायर अपान म्यू नॉट और एज ए इंटू क्या होगा A इंटू डेल्टा एक्स। ये इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस के फॉर्म में एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी ईएम वेव से वो ये होगी। आप ये देखिए, अगर हम लोग बात करें रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है E इज इक्वल टू C इंटू बी। क्या, E इज इक्वल टू C इंटू बी, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोगों ने जो किया हुआ है, दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईएम वेव्स थ्रू दिस मच वॉल्यूम A इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम। तो अगर हम ये लिखें कि एनर्जी, दूसरा ये रिलेशन बिटवीन एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है E इज इक्वल टू C इंटू बी, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां सब्स्टिट्यूट करें तो U विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 B की वैल्यू रख दें E बाई C, तो ये हो जाएगा क्या E स्क्वायर अपान C स्क्वायर म्यू नॉट। और आप जानते हैं जैसा कि C क्या है, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो C स्क्वायर हो जाएगा 1 अपान, इससे जो एनर्जी एसोसिएटेड आएगी वो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 E स्क्वायर अपान 1 इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपान म्यू नॉट कट जाएगा। तो यहां से U विल बी गिवन बाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और प्लस अगेन 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हेंस एनर्जी, इसमें क्या हम देख सकते हैं, जो एनर्जी इज इक्वली contributed by electric field and magnetic field। और यहां पर एक चीज और है कि इसमें A इंटू डेल्टा एक्स, यहां पर भी क्या रहेगा A इंटू डेल्टा एक्स और यहां पर भी क्या रहेगा A इंटू डेल्टा एक्स, यानी इसके दिस मच वॉल्यूम में ये एनर्जी होगी और दोनों से इक्वली कंट्रीब्यूट होगी। और अब ये पार्ट मिटा दे रहे हैं। तो अब जो है एनर्जी एसोसिएटेड, हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी एसोसिएटेड with EM waves per unit time, क्या पर यूनिट टाइम। तो टाइम यहां देख सकते हैं, टाइम क्या होगा डेल्टा एक्स अपान सी हो जाएगा, क्योंकि टी टाइम में हम मान रहे हैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो क्या हम लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव्स पर यूनिट टाइम। तो ये जो आएगा टर्म, इसको हम पावर कह सकते हैं, एंड दिस पावर विल बी नथिंग बट क्या एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A डेल्टा एक्स अपान टी। सो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A डेल्टा एक्स अपान टी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स बाई सी। ये हो जाएगा C एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा इंटू A, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A। और इसके बाद ये जो पावर के बाद
एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM waves. And it is known as Poynting vector. याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्या एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट टाइम per unit area perpendicular to the direction of propagation of wave, that is EM waves. This will be given by S and it will be equal to C epsilon naught E square A upon क्या होगा एरिया, एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू C epsilon naught E स्क्वायर। ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है लेक्चर आपको डालेंगे जिसमें कि रेडियो वेव्स और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में रिलेशन आपको याद करना होगा, लेकिन मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। और EM वेव्स के न्यूमेरिकल्स आज मैं 20 क्वेश्चंस इसी पे अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए और 20 क्वेश्चंस EM वेव्स पर और डाल दूंगा। ये आप ट्राई करेंगे, फिर इसके डाउट एक साथ, एक हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन अल्टरनेटिव गारंटी डाल रखी, तो ये सारे डाउट्स और बाकी जो आप भेजेंगे तो ये सारे डाउट्स ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे।